तो कभी ना कभी आपने इन लाइंस को देख के ज़रूर सोचा होगा कि ये क्या लाइंस है अलग अलग, और बहुत सारे वीडियोस आपने इधर उधर देखे होंगे तो आपने सोचा होगा कि ये कर्व्स क्या होते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको बिल्कुल इन डेप्थ पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली ये लाइंस होती क्या है, कितने अलग अलग टाइप्स की होती है, इनका क्या यूज़ होता है ट्रेडिंग में, और हम इसको बाकी लोगों से कैसे अलग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज है अपना डे 24 अपनी 100 डेज सीरीज़ का। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे 100 डेज जर्नी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2025 की एक सीरीज़ चल रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का अपना टॉपिक है बेसिकली मूविंग एवरेज एंड देयर को रिलेशंस। अब पहले वर्ड से समझो मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले मूविंग एवरेज पे आने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिकेटर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको अपन चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उनको अप्लाई करके फिर अपनी स्टडी को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कोई भी ब्रोकर जब होता है, ब्रोकर के अंदर आप चार्ट ओपन करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे एक एफ एक्स और इंडिकेटर लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक बहुत ही लंबी लिस्ट मिलेगी इंडिकेटर्स की। अब उस लंबी लिस्ट में से ऐसा नहीं है कि आपको हर एक इंडिकेटर का यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए, कौन से इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से इंडिकेटर का यूज़ हम करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मूविंग एवरेज का नाम पहले ज़रूर सुना होगा, बिकॉज जिस दिन मैंने ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो बनाया था उस दिन मैंने बताया था कि हम लोग SMA 50 का यूज़ करके ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज 50। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस दिन मैंने आइडिया दिया था, आज मैं कंप्लीट इन डेप्थ बताने वाला हूँ। ओके, तो अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूविंग एवरेज 50 क्या होता है। तो उसको समझने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि चार्ट में कैसा दिखता है ये। तो आपको चार्ट में यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही होगी, मूविंग एवरेज 50, क्लोज। अब क्लोज का क्या मतलब है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जब चार्ट पे उनको सेट करना होता है ना। तो ऐसा इंडिकेटर के सेक्शन में जाओगे तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि मूविंग एवरेज 50, सिंपल मूविंग एवरेज 50 या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 20। आपको क्या है, उसको सेट करना पड़ता है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स में क्या होता है कि सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा होता है। अब उस मूविंग एवरेज वाले पे टैप करोगे तो आपको फर्दर ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कौन से टाइप का मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, EMA, SMA, एक्सपोनेंशियल या फिर सिंपल। ठीक है, और उसके बाद में क्लोज, ओपन, हाई, लो, ये सेक्शन भी होता है जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है क्लोज। ठीक है, अब ये क्लोजिंग प्राइस पे ही अपन फोकस करने वाले हैं। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से जो कर्व बनेगा उसी पे अपनी कैलकुलेशन होगी। आफ्टर दैट 20, 50 ये क्या होता है, ये होते हैं बेसिकली नंबर्स कैंडल के, कि कितनी कैंडल का ये एवरेज है, एवरेज, मूविंग एवरेज। अब आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अभी के लिए मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट में आपको दो लाइंस दिख रही होगी ऐसे, एक ये लाइन है और एक ये। अब इन दोनों लाइन में मोटे मोटे तौर से आप देखोगे तो समझ आएगा कि एक लाइन है वो बहुत ही सीधी सीधी जा रही है, और एक लाइन है वो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा कर्व बनाते हुए ऊपर नीचे होके जा रही है। तो जो लाइन बिल्कुल फ्लैट जा रही है ना, सीधी सीधी, बिना ज़्यादा ऊपर नीचे होके, वो तो है सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन, सिंपल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है 50, तो वो है एक सिंपल मूविंग एवरेज। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इसके अंदर जाके देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, और यही है ये वाली फ्लैट लाइन। और MA 20 जो लिखा है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, और ये जो है ये ब्लू वाली लाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व है। अब आगे जाके पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कर्व्स क्यों बनते हैं और इसमें कर्व ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो ये मूविंग एवरेज 50 है वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे बनता है और चार्ट पे ऐसा क्यों दिखता है। ठीक है, तो अपन आते हैं मैकेनिज्म बिहाइंड द मूविंग एवरेज 50। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 बोलने का मतलब है कि आप सिंपली एवरेज निकाल रहे हो। ठीक है, अब एवरेज अपन चार्ट पे किसका निकालेंगे, तो एवरेज अपन निकालेंगे कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस का। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, बाद में बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस जो रहती है कैंडल्स की,
ग्रीन की ऊपर की तरफ रहती है अपर बॉडी पे और रेड कैंडल की रहती है लोअर बॉडी पे, ठीक है। तो अब उनका अपन को एवरेज निकालना है। अब उसके आगे जो वर्ड लिखा रहेगा 50, 20, तो उससे अपन को समझना है कि करंट मार्केट प्राइस से 50 कैंडल पीछे, SMA 50 का मतलब है करंट मार्केट प्राइस से जो रिसेंट 50 कैंडल बनी है उनकी क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ SMA 50, ठीक है। तो SMA 50 की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि ये अगर करंट मार्केट प्राइस की सबसे पहली कैंडल है तो इसके पीछे 50 जो कैंडल होगी, रिसेंट 50 कैंडल, ठीक है, सबसे पहली 50 कैंडल पीछे से उसका क्लोजिंग प्राइस जो है उनका एवरेज। एवरेज सबको पता है ना, जितनी कैंडल उससे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैं SMA 5, क्योंकि मैं 50 की अलग 50 नंबर्स की कैलकुलेशन करूँगा, उससे अच्छा है कि मैं 5 की कैलकुलेशन करके आपको बता दूँ, और वही सेम अप्लाई होता है 50 कैंडल में, ठीक है। तो मैं 5 कैंडल का एग्जाम्पल अगर लूँ, SMA 5 अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो वो कैसा होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी और वो कैसे चार्ट पे अपीयर होगा, ठीक है। तो जो SMA का मतलब है, उसका मतलब है सिंपल एवरेज, और 5 का मतलब है 5 रिसेंट कैंडल, ठीक है। अब कैसे निकलता है, डिवाइड करना है सिंपली सबकी क्लोजिंग प्राइस को जोड़ के उसके नंबर से। तो जैसे मान लो कि 5 अलग अलग कैंडल है, कैंडल 1, 2, 3, 4 और 5, इन पाँचों की अलग अलग पहले मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ कि सबकी क्लोजिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो सबकी सेम है तो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस का टोटल कितना हो जाएगा, 100 5 बार है तो 500, उसको अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो एवरेज निकल जाएगा और एवरेज हो जाएगा 100। तो SMA 5 की वैल्यू जो है पहले केस में वो आती है 5। अब क्या होता है कि मान लो कि ये डेली कैंडल है, एक दिन की कैंडल की ये है क्लोजिंग प्राइस है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है और थोड़ा सा ऊपर जाती है प्राइस, 110 पे क्लोज होती है। तो अपना जो सिंपल मूविंग एवरेज 5 है वो इस वैल्यू को इंक्लूड कर देगा अपने आप ऑटोमेटिकली, और जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू थी उसको निकाल देगा अपनी कैलकुलेशन से। तभी तो करंट मार्केट प्राइस से रिसेंट 5 कैंडल होगी, ठीक है, समझ गए ना। सबसे पुरानी वाली तो 6th कैंडल हो गई अब, तो उसको निकाल देगा। तो 100 वैल्यू निकली और 110 ऐड हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 5 और 10 डिवाइड करोगे 5 से तो 102 आएगा। तो समझ रहे हो, सिंपल मूविंग एवरेज हल्का सा बढ़ गया, मतलब कर्व हल्का सा ऊपर की तरफ चला गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे प्राइस थोड़ा और ऊपर की तरफ जाती है ओपन होके और 120 पे क्लोज होती है। तो अब क्या होगा, तो अब देखो कि 100 वाला जो क्लोजिंग प्राइस की कैंडल थी वो तो अब काउंट नहीं होगी, और अब जो नई कैंडल हुई है वो काउंट होगी 120 वाली। तो अब जो टोटल प्राइस मिला के हो गया 5 कैंडल का वो हो गया 530। 530 को 5 से डिवाइड करोगे तो हो गया 106। तो अब देखो 102 से जो सिंपल मूविंग एवरेज 5 है वो 106 पे आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, सिंपल है कि प्राइस भी बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो सिंपल मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब ट्विस्ट आएगा कहानी में। ट्विस्ट क्या है कि अब 120 से प्राइस हल्का सा नीचे आती है 110 तक और वहाँ पे क्लोजिंग देती है। तो अब अपने अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि प्राइस नीचे आ रही है तो सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी नीचे आना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। जो न्यू कैंडल है वो है 110 पे, और अब 5 ही कैंडल का अपन को एवरेज लेना है। अगर SMA 5 की अगर बात कर रहे हैं तो नियरेस्ट जो है बेसिकली रिसेंट 5 जो कैंडल है उनकी क्लोजिंग प्राइस का ही अपन को एवरेज लेना है। तो उसमें आप देखोगे तो ये जो लास्ट कैंडल है 6th, वो कैलकुलेशन में नहीं रहेगी ये वाली, और ये 3 और बेसिकली ये 6 है, तो इनमें से ये जो लास्ट कैंडल है 100 वाली ये कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगी, और जो रिसेंट 5 वैल्यू है उनका एवरेज लेना है अपन को ऐड करके। तो 540 इसका पूरा टोटल होगा और डिवाइड करेंगे 5 से तो 108। तो अब समझने वाली बात यह है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो अभी भी बढ़ रहा है और प्राइस जबकि नीचे गिर चुकी है। तो इससे अपन को क्या समझने को मिल रहा है, इससे अपन को ये चीज़ समझने को मिल रही है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, सिंपल मूविंग एवरेज वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि वो करंट मार्केट प्राइस के गिरने के थोड़े टाइम बाद बताएगा कि प्राइस गिर रही है, और वही उल्टा अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये थोड़ा टाइम गैप लेगा, उसके बाद में बताएगा कि प्राइस ऊपर जा रही है। मतलब अगर प्राइस रिवर्स होती है ना तो इसको रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम गैप लगेगा, इसलिए उसको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक
बड़ी वैल्यू कम, बेसिकली बड़ी वैल्यू गायब हो यहाँ से पीछे से, और एक छोटी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो, तभी तो प्राइस गिरती हुई नज़र आएगी ना। अब जब प्राइस यहाँ से मान लो 120 कम होता और यहाँ पे 110 ऐड होता, तब तो एवरेज कम होता ना। तो उसको होने में बहुत टाइम लगेगा, समझ गए ना। उसको होने में यहाँ तक आना पड़ेगा कैलकुलेशन को, ये जितने भी है वो सारे ख़त्म होंगे, तब कहीं जाके जो है ऐसे में वो गिरता हुआ नज़र आएगा प्राइस के साथ साथ। तो आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन है वो कैसे होती है। तो अगर आप 50 इमेजिन करो, 50 ऐसे में 50 है और आपने चार्ट पे लगाया है, तो वो चार्ट पे कैसे काम करता होगा, वो बेसिकली करंट मार्केट प्राइस से 50 कैंडल पीछे का एवरेज लेता होगा क्लोजिंग प्राइस का, उसके बाद में उसको चार्ट पे डिपिक्ट करता होगा, बेसिकली प्रेजेंट करता होगा, और वो हर कैंडल के बाद में अपडेट होता रहता है। तभी तो ये कर्व ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होने का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे होने का मतलब रीज़न क्या होता है, रीज़न यही है कि चार्ट पे अलग अलग मतलब हर रोज़ नई कैंडल बनती है, और नई कैंडल बनेगी तो क्लोजिंग प्राइस जो है एक ऐड होगी और एक रिमूव होगी, तो फ्लक्चुएशन होगा एवरेज में। ओके, तो ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज 50। अब ये बात करते हैं, अब एक चीज़ समझते हैं कि अगर मान लो ऐसे में 50 है, ऐसे में 20 है, तो उसमें अगर कंपेयर करोगे तो क्या डिफरेंस होता है। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करोगे, अगर कोई चीज़ में बहुत सारी वैल्यू है, मतलब 50 कैंडल का एवरेज है, और एक है जिसमें कम कैंडल है, 20 कैंडल का ही एवरेज है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा जो एवरेज है वो करंट प्राइस के साथ ज़्यादा चलेगा बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा समझ आ गया होगा कि अगर ऐसे में 50 है जिसमें 50 कैंडल का एवरेज है, और एक ऐसे में 20 है जिसमें सिर्फ 20 कैंडल का एवरेज है, तो कौन सा ऐसे में करंट मार्केट प्राइस के साथ ज़्यादा चलेगा कोऑर्डिनेशन में। तो उसका आंसर है 20, क्योंकि 20 वाले में जो करंट मार्केट प्राइस के पास की कैंडल्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। वही ऐसे में 50 में बहुत सारी कैंडल्स है, तो उसको प्रैक्टिकली प्राइस के साथ सिंक्रोनाइज चलने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर प्राइस नीचे जाती है तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा नीचे जाने में, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऐसे में को लैगिंग इंडिकेटर, ये मैंने समझा दिया कि लैगिंग इंडिकेटर क्यों बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे में 50 अपन ने पढ़ तो लिया इन डेप्थ कि एग्जैक्टली कैसे ऐसे में फॉर्म होता है, कैसे काम करता है। अब बारी आती है कि ऐसे में 50 का यूज़ अपन कहाँ करते हैं। तो ऐसे में 50 का अपन यूज़ करते हैं ट्रेंड एनालिसिस में। ठीक है, तो हमेशा अपन कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। ठीक है, मार्केट में कौन कौन से टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मूविंग एवरेज जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टाइप के जो अपन पढ़ने वाले हैं वो होते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लीनियरली वेटेड मूविंग एवरेज। ओके, इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना, SMA, EMA, LWMA, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए है ये शुरुआत वाले 2, SMA और EMA। तीसरा जो है उसको अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मोस्टली यूज़फुल ये 2 ही इंडिकेटर है अपने लिए। अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज़फुल है। इसमें भी SMA में सिर्फ SMA 50 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 20 और 50। अब आने वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे कि 20 क्यों यूज़फुल है। ठीक है, वो सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अब अपन चालू करते हैं थोड़ा इन डेप्थ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। अगर सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में समझ गए हो ना, तो एक्सपोनेंशियल भी समझ जाओगे बहुत ईजिली। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज़्म की कि मैकेनिज़्म क्या है। जैसे सिंपल में तो सिंपली एवरेज होता है, बट एक्सपोनेंशियल में क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल का जो मैकेनिज़्म है ना, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद में आती है उसकी वैल्यू। तो उस मैथमेटिक कैलकुलेशन में घुसने का कोई सेंस नहीं है। सिंपली अपन को क्या समझना है, अपन को समझना है कि उसका प्रोडक्ट जो है, उस मैकेनिज़्म का रिज़ल्ट जो है वो समझना है। और वो रिज़ल्ट ये बोलता है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें करंट मार्केट प्राइस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो करंट मार्केट प्राइस के साथ साथ ये रिएक्ट होता है बेसिकली। अब वो एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट होता है वो मैथमेटिक कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, बट अपन उसमें नहीं जाने वाले हैं। अपन को सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है। तो सिंपल मूविंग एवरेज में अपन ने देखा था कि वो एक लैगिंग इंडिकेटर था, वो बहुत लेट रिएक्ट कर रहा था करंट मार्केट प्राइस के ऊपर या नीचे जाने से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये सिंपल मूविंग एवरेज के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा
जल्दी करंट मार्केट प्राइस के साथ साथ रिएक्ट करेगा। तभी तो ये पहले पिक्चर में आपने देखा होगा कि जो ईएमए है, ईएमए बहुत ही ज़्यादा कर्व बना रहा है। अब कर्व बनाने का रीज़न ये है ना कि मान लो कि यहाँ से प्राइस जब गिरने लगी तो इसका कर्व भी फटाफट से गिरने लगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगी तो इसका कर्व भी देखो ऊपर आने लग गया, अब यहाँ से वापस नीचे जाने लगी तो इसका कर्व भी नीचे आने लग गया। तो ये कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज है प्राइस के साथ, ठीक है, अप्स एंड डाउन प्राइस के साथ इसमें भी हो रहे हैं, समझ गए। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मैकेनिज्म आपको क्लियर है। आफ्टर दैट अब आते हैं फीचर्स पे कि इसके क्या क्या फीचर्स है जो अपने काम आने वाले हैं ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले क्लोजली लिंक्ड विथ करंट मार्केट प्राइस, ये मैंने एक चीज़ आपको समझा दी कि ये क्लोजली लिंक्ड है करंट मार्केट प्राइस के साथ। अब दूसरा चीज़ है EMA 20 वर्सेस EMA 50। तो EMA 20 और 50 ये दो चीज़ अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, और इनको चार्ट पे लगाना है। अब इन दोनों का कंपैरिजन अपन जिस दिन EMA 20 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सिर्फ अपन दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, पहला EMA 20, दूसरा EMA 50, ठीक है। फिर अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये है गोल्डन क्रॉसओवर वर्सेस डेथ क्रॉसओवर। तो क्या होते हैं ये और कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग में, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे, गोल्डन क्रॉसओवर वर्सेस डेथ क्रॉसओवर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो EMA 50 है, EMA 20 है, अगर आपने इन दोनों को चार्ट पे लगा दिया, ठीक है, तो दोनों है तो कर्व अपने आप में। अगर मान लो EMA 50 का कर्व ऐसे जा रहा है, EMA 20 का कर्व ऐसे जा रहा है, EMA 20 का कर्व ऐसे जा रहा है, EMA 50 का कर्व ऐसे जा रहा है, तो क्रॉस ओवर वर्ड से आपको समझना है कि जहाँ पे ये दोनों कर्व क्रॉस करते हैं आपस में, वहाँ पे बनता है क्रॉस ओवर, ठीक है। जहाँ पे ये आपस में क्रॉस करते हैं वहीं पे बनता है क्रॉस ओवर। और ये क्रॉस ओवर गोल्डन कब बोलेंगे और डेथ कब बोलेंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कहाँ से क्रॉस कर रहा है। अगर EMA 20 नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो उसको बोलेंगे गोल्डन क्रॉस ओवर, ये चीज़ याद कर लो। अगर EMA 20 नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलेंगे। याद करने के लिए एक चीज़ से याद कर सकते हो कि अगर छोटा बड़े को हरा दे, अगर छोटा यानी कि 20 बड़ा यानी कि 50 को हरा दे तो वो एक गोल्डन चीज़ है ना। और दूसरा, अगर छोटा बेसिकली बड़े से हार जाए यानी कि नीचे चली जाए EMA 20 की लाइन, तो उससे आपको समझ आना चाहिए कि डेथ हो गई, बेसिकली डेथ से समझो कि हार गया छोटा वाला, ठीक है। तो ये बस मैंने अपने समझने के हिसाब से बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो गोल्डन क्रॉसओवर हमेशा तब बनेगा जब EMA 20 नीचे से ऊपर चला जाए, और डेथ क्रॉसओवर तब बनेगा जब EMA 20 ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। तो अब ये तो समझ लिया कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर कैसे पहचानना है चार्ट पे। अगर आपने ये सीख लिया तो अब नेक्स्ट स्टेप आती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि क्या इंपॉर्टेंस है इन क्रॉसओवर्स की, ठीक है। तो इन क्रॉसओवर्स का यूज़ कहाँ करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट कन्वेंशनल ट्रेडर्स डू, बेसिकली कन्वेंशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं इन क्रॉसओवर का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि जो कन्वेंशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो गोल्डन क्रॉसओवर पे तो बाई करते हैं और डेथ क्रॉसओवर पे सेल करते हैं। फोकस करो वर्ड पे, गोल्डन क्रॉसओवर पे बाई करते हैं और डेथ क्रॉसओवर पे सेल करते हैं। आपको प्रॉपर जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ इस स्क्रीन पे फोकस। अब पहली वॉच में, सिंगल वॉच में तो आपको करना है स्क्रीन पे फोकस, बट ये नहीं सोचना है कि मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। इसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी है, मैं बहुत सारी चीज़ें सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखी हुई नहीं है। तो आपको प्रॉपर वॉइस नोट्स, बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करके पूरे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कन्वेंशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो गोल्डन क्रॉसओवर पे तो बाई करते हैं और डेथ क्रॉसओवर पे सेल करते हैं। तो अब इस चीज़ का अपन कैसे फ़ायदा उठाएंगे वो समझना है अपन को, हमें कैसे यूज़ करना है बोल्ड में। ये अपना है मेन मुद्दा आज की पूरी क्लास का, कि हमें कैसे यूज़ करना है एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर के फॉर्म में। और यहाँ पे भी मैंने लिखा था 4th पॉइंट, एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर। तो ये एक बेनिफिट है इन क्रॉसओवर्स का कि अपन इनका यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकते हैं। अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अपन ने पहले 7 ट्रेड स्कोर्स पढ़े थे, उनके बाद में जितने भी ट्रेड स्कोर अपन पढ़ेंगे आज के बाद, वो सारे एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर्स होने वाले हैं। एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर का मतलब होता है कि जो 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड है उसमें थोड़ा ये पोटेंशियल ऐड ऑन करेंगे। हमें कभी भी 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और जो पहले 7 ट्रेड स्कोर थे
वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। आफ्टर दैट इन सब की बारी आएगी, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर का काम करेगा, ठीक है। और नोट में नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स चार्ट पे सिर्फ 3 इंडिकेटर होने चाहिए, SMA 50, EMA 50 और अपना EMA 20, ठीक है, समझ गए ना। तो अब बात करते हैं बेसिकली वापस इस पे कि हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। कन्वेंशनल ट्रेडर का तो अपन समझ गए, बट हमें कैसे यूज़ करना है एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर के फॉर्म में। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रॉस ओवर जो है, जब आप चार्ट पे लगा दोगे EMA 20, EMA 50, आप क्रॉस ओवर को फाइंड आउट भी कर लोगे, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत बार अपन जब ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं ना, MIT, WIT, DIT, कुछ भी प्लान करते हैं, तो अपन डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डिमांड जोन या सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले अपन लोकेशन में ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में अपन इंटरमीडिएट में ट्रेंड देखते हैं, आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन में आते हैं। एग्जीक्यूशन में अपना अगर प्लान ऑफ एक्शन बाइंग का होगा तो डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, अपना अगर प्लान ऑफ एक्शन सेलिंग का होगा तो अपन सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। तो अगर मान लो आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हो, आपने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और उस डिमांड जोन के पास आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर मिल जाता है, तो उस गोल्डन क्रॉसओवर की वजह से आपको उस ट्रेडिंग सेटअप को एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर देना है +1, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर आप एक सेलिंग जोन बेसिकली सप्लाई जोन को ड्रॉ करते हो और आपका प्लान ऑफ एक्शन सेलिंग का है और उसके जस्ट पास में आपको एक डेथ क्रॉसओवर मिलता है। उसके जस्ट पास का क्या मतलब है, उसके जस्ट पास का मतलब है कि उसकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल के आसपास, या तो उसके बीच में या थोड़ा आसपास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर है वो बहुत दूर है जोन से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी रेंज में होना चाहिए, तभी मैंने नीचे लिखा भी है ऑलवेज क्रॉसओवर मस्ट बी इन रेंज ऑफ योर जोन। इसका मतलब ही ये है कि क्रॉसओवर जो है बहुत दूर नहीं होना चाहिए तुम्हारे जोन से, तुम्हारे जोन के पास में होना चाहिए, ठीक है। चार्ट पे जब देखोगे तुम ये दोनों इंडिकेटर लगा के, तो आपको बहुत सारे क्रॉसओवर्स दिखेंगे, ठीक है। अब आपको एक गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर कर सकते हैं, और वो गलती इसमें लिखी है मैंने कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मत करना बिल्कुल कि आप सिर्फ क्रॉसओवर पे फोकस करो और ये सोचो कि मैं फटाफट से पहले सारे क्रॉसओवर्स देख लेता हूँ कि कौन सा क्रॉसओवर कहाँ पे है, उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंग जोन मार्किंग करूँगा और अच्छा ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करूँगा। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, ऐसा ब्लंडर आपको नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक अपन ने पढ़ी है 23 क्लास तक, उन सारी चीज़ों के बाद में इसका नंबर आया ना, इसका मतलब है कि ये उतनी ही लेस प्रायोरिटी वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको अपन को एक एक्सेसरी के फॉर्म में यूज़ करना है कि जब अपन सारी चीज़ें कर लेंगे, बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, सब कुछ करने के बाद, पूरा ट्रेडिंग सेटअप प्लान करने के बाद एक हल्की सी नज़र मार लेंगे कि कोई क्रॉसओवर तो नहीं मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर तो नहीं मिल रहा है, उस फॉर्म में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपका एक प्रायोरिटी बन जाए ये कि आप क्रॉसओवर ढूंढने लग गए चार्ट में, बस इंडिकेटर लगा के थोड़ा फ्लैक्स करने लग गए कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडर, बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ, ऐसे बहुत सारी लाइंस लगा दी चार्ट में, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए ऐसा बिल्कुल मतलब करने की कोई सेंस नहीं है। हमेशा खुद से एक मतलब ऐसा रहना चाहिए कि कम से कम खुद से तो झूठ ना बोलो, मतलब खुद की सच्चाई तो पता होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। आफ्टर दैट अब आते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो सेकंड पॉइंट आप अपना आता है गुड सेटअप प्लस गोल्डन क्रॉसओवर बिकम्स ग्रेट सेटअप विथ कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मली आप एक सेटअप को प्लान करने वाले थे और उस सेटअप में आपको गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल जाता है, और वो सेटअप गोल्डन क्रॉसओवर कौन से सेटअप के लिए काम आएगा ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हमेशा अगर आप लॉन्ग की ट्रेड ले रहे हो, बाइंग का कोई सेटअप है यानी कि डिमांड जोन है, तभी गोल्डन क्रॉसओवर उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रेडर क्या करते हैं गोल्डन क्रॉसओवर पे, वो गोल्डन क्रॉसओवर पे बाई करते हैं। तो उसी का अपन एक इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा रहे हैं। इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा रहे हैं कैसे, अपने डिमांड जोन के पास अगर गोल्डन क्रॉसओवर है तो अपन को एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर मिलेगा। वही सेम उल्टा डेथ क्रॉसओवर के साथ है कि अगर सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में क्या करते हैं अपन, सेल करते हैं। तो सेलिंग के टाइम अगर डेथ क्रॉसओवर भी मिल जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर होगा।
बिकॉज जो कन्वेंशनल ट्रेडर है वो क्या करते हैं, वहाँ पे सेल करते हैं, तो वो उस सेलिंग का अपन को एक सपोर्ट मिलेगा इनडायरेक्टली, दैट्स द रीज़न। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा कि एग्जैक्टली जो क्रॉसओवर्स का अपन यूज़ कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, वो किस बिहाफ पे, किस थ्योरी पे कर रहे हैं, फील आनी चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है बस। आफ्टर दैट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड क्रॉसओवर ओनली इन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। सेकेंड प्रायोरिटी इज इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए था, अगर नहीं आ रहा था तो, कि आपको जो ये क्रॉसओवर्स है कौन से टाइम फ्रेम पे ढूंढने हैं। तो कौन से टाइम फ्रेम पे ढूंढने हैं, वो आपका है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कौन सा है, अब ये डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। तो अगर किसी को ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में नहीं पता तो वो जाके मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला वीडियो देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वाले में पूरे 1 घंटे का वीडियो है, उसमें डिटेल में अपन ने बताया है कि अलग अलग टाइप MIT, DIT, WIT, HIT सब के बारे में डिस्कस किया है। आफ्टर दैट सेकेंड प्रायोरिटी अपनी है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, यानी कि अगर मान लो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे बहुत बार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जीक्यूशन पे तो नहीं है क्रॉसओवर बट इंटरमीडिएट पे मिल रहा है, तो क्या उसको कंसिडर करें? तो हाँ, आप कहीं मतलब किसी किसी केस में कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है क्रॉसओवर्स वर्क्स इफेक्टिवली ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट। बेसिकली जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, यानी कि या तो अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रेंडिंग मार्केट। वो बेसिकली जो ये इंडिकेटर है उस ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो हमेशा अपन को ये क्रॉसओवर्स का जो इंडिकेटर है वो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है। अवॉइड यूजिंग इन साइडवेज में अपन को नहीं यूज़ करना है। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट है समटाइम्स यू नीड टू मॉडिफाई योर एंट्री एंड SL ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसओवर। अब ये जो स्टेटमेंट है उसको मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने वाला हूँ। इसका स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि आपको इस इंडिकेटर की हेल्प से अपनी एंट्री और अपनी SL को हल्का हल्का मॉडिफाई कभी कभी करना पड़ सकता है। और वो कैसे करना पड़ सकता है वो समझो। अगर मान लो आपका जोन है अगर मान लो कि एक जोन है और वो जोन है डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन को इमेजिन करो दिमाग में कि एक आपने रेक्टेंगल इमेजिन किया, रेक्टेंगल का ऊपर वाली लाइन प्रॉक्सिमल है, नीचे वाली लाइन डिस्टल है। ठीक है, और ये एक आपका डिमांड जोन है और प्राइस कहीं उसके ऊपर चल रही है, करंट मार्केट प्राइस, और वो प्राइस नीचे एंट्री देने वाली है। तो आपकी एंट्री जो है वो कहाँ होगी, प्रॉक्सिमल के थोड़ा सा ऊपर। आपका जो SL होगा वो होगा डिस्टल के थोड़ा नीचे। ठीक है, अब ये इमेजिन करो कि आपके सेटअप के पास में एक गोल्डन क्रॉसओवर आ जाता है। अब वो गोल्डन क्रॉसओवर मान के चलो कि आपका जो PL है, प्रॉक्सिमल लाइन, उसके हल्का सा ऊपर है। ठीक है, और आपकी जो एंट्री है वो एकदम पास होती है प्रॉक्सिमल के, बट आपका जो गोल्डन क्रॉसओवर है वो एंट्री से भी हल्का सा ऊपर है। तो आप उस केस में क्या करोगे, सोचो। तो आपको क्या करना है उस केस में, अपनी एंट्री को हल्का सा मॉडिफाई करके वो जो गोल्डन क्रॉसओवर है प्रॉक्सिमल के ऊपर उसके पास ले जानी है और आपकी एंट्री हो गई मॉडिफाई। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो इस क्रॉसओवर को अपनी एंट्री मॉडिफाई करने में। वही सेम चीज़ है, अगर मान लो कि यही गोल्डन क्रॉसओवर अपनी डिस्टल के पास होता या डिस्टल के थोड़ा नीचे होता, तो अपना जो SL है ना वो अपन SL गोल्डन क्रॉसओवर पे रखते। उसका रीज़न ये है कि एक इमेजनरी मान रहे हैं ना कि गोल्डन क्रॉसओवर पे एक बाइंग प्रेशर है, एक इमेजनरी बाइंग प्रेशर है जो कि कन्वेंशनल ट्रेडर क्रिएट कर रहे हैं। तो उस बाइंग प्रेशर को भी अपन अपने ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, और उसको इंक्लूड तभी कर पाएंगे जब वो अपनी PL और बेसिकली एंट्री और SL के बीच में होगा। और इसीलिए अपन एंट्री और SL को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं जिससे अपन को उसका बेनिफिट मिल पाए। समझ गए? और अगर मान लो ये इमेजिनेशन में समझ ना आया हो तो आप डिस्कशन ग्रुप है अपना व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप चैनल किसी को नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अपना डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फाइनल मैसेज फ्रॉम माई साइड इज़, if you want to ignore it completely, you just want to focus on demand and supply in depth, then just go for it। तो इसका मतलब ये है कि आज अपन ने जितना भी पढ़ा है ना इंडिकेटर के बारे में, वो अगर आप चाहते हो कि मुझे इंडिकेटर की हेल्प नहीं लेनी है, मुझे इंडिकेटर के चोचले में नहीं फंसना है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन क्रॉसओवर्स वगैरह की, मुझे ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर की, मैं अपनी डिमांड सप्लाई थ्योरी पे ही काम करना चाहता हूँ और उसमें ही इन डेप्थ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मैं मेरी तरफ से ये बोलता हूँ कि आपको इन फ्यूचर
1% भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने अपना कुछ नुकसान किया है उस इंडिकेटर को ना पढ़ के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो कोर थ्योरी है ना, कोर थ्योरी, वो कोर थ्योरी डिमांड सप्लाई थ्योरी है, और अगर आपने उसको इन डेप्थ मास्टरी कर लिया तो ये सारी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सब पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा होगा। बट इसका जो उल्टा है ना, उल्टा बेसिकली इसका ऑपोजिट, कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे ये सब, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ भी है, आपको माइंड में रखनी है। एंड लास्टली, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा कमेंट सेक्शन में थोड़ा दिखा दिया करो कि कैसा वीडियो लगा है। बाकी यही मोटिवेशन है वीडियो बनाने का, और तो कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा अर्निंग हो रही हो यूट्यूब से तो उस अर्निंग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे।